हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, मैप बेस्ड वीडियो को स्टार्ट करेंगे मैप से। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है और वो अपनी बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ में शेयर करता है। सबसे पहले आपको मैप को व्यू करना है और व्यू करने के बाद में जो भी इसके बारे में आप बेसिक फैक्ट्स अर्जेंटीना के बारे में जानते हो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि अर्जेंटीना के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर हो जाए। अब हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। फर्स्ट न्यूज, RBI कीप्स पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। अभी देखो, RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उनकी मीटिंग हुई और उसमें डिसीजन लिया गया कि जो भी पॉलिसी रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 10.5% का ग्रोथ GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को भी रखा। जो हमारे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है उन्होंने बोला कि जो हमारी पॉलिसी रेपो रेट है उसको 4% ही रखा जाएगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ये चेंजेस ना करने का कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से, जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी और हर एरिया काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, उस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि अभी पॉलिसी रेट में कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल में दो टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो RBI और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे उसी समय 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। उससे पहले इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, कितनी कम और ज़्यादा होगी, इसके बारे में पूरा डिसीजन लेने की पावर होती थी RBI के ऊपर। RBI का मेन काम ये है कि इंडियन रुपीज़ को इशू करना, उसकी सप्लाई को मेंटेन करना, और इसके अलावा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेशन करने के लिए भी RBI रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी और इसमें 3 मेंबर होते हैं RBI के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी हो गया कि कितनी इंटरेस्ट रेट होगी इंडिया में, उसके लिए। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने टारगेट फिक्स किया था कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% से ज़्यादा कभी नहीं होगी। 4% में +-2% का बैंड रखा गया, मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%, इससे कम ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो भी RBI के गवर्नर होते हैं वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और इसमें डिसीजन लिया जाता है मेजोरिटी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, अपोजिशन पॉलिटिसाइजिंग द इशू वर्दर। जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि देखो कोविड-19 के केसेज काफ़ी बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो, इन बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक इंडिया रिपोर्ट 1.26 लाख केसेज, मतलब एक दिन में 1.26 लाख केसेज भी सामने आ रहे हैं। तो कोविड-19 के केसेज ऐसे नहीं है कि कम हो रहे हैं। स्पेशली महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी अफेक्शन हुआ है। सेकेंड वेव पहली वेव की तुलना में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो अपोजिशन बार बार ये आरोप लगा रही है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है हमारे इंडिया में, इसीलिए जो सभी लोगों को वैक्सीनेशन की बात की जा रही है कि अडल्ट लोगों को सबको वैक्सीनेशन दिया जाए, वो नहीं दिया जा रहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपना रिवर्स स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि मान लो ये माना जा रहा है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कर दिया जाए, सभी एडल्ट्स को इसमें कवर कर दिया जाए, लेकिन इससे जो वैक्सीनेशन का जो एफर्ट्स है, जो साइंटिफिक तरीके से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो उसकी हमारे पास में कोई भी शॉर्टेज नहीं है। धीरे धीरे हम सभी जो एज ग्रुप्स हैं, जो सभी प्रायोरिटी में जो चीज़ें आएंगी उन सबको हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज, wearing mask mandatory even if driving alone।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक रूल एंड रेगुलेशन निकाला है। उन्होंने बोला है कि अगर आपका पर्सनल व्हीकल है और अगर आप सिंगल पर्सन भी उसमें ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, उस समय भी आपको जो मास्क है वो मैंडेटरी कैरी करना है अपने माउथ के ऊपर, ना कि उसको कान के ऊपर या फिर जो आपकी चिन है उसके नीचे लगा करके रखना है। मतलब मास्क है वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तब भी आपको मैंडेटरीली उसको अवेयर करना है, उसको अवेल करना है आपके माउथ के ऊपर, ताकि कोविड-19 के जो केसेस रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, द हिंदू एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं और वो भी कोविड-19 से रिलेटेड ही डाटा है। इन डाटा में ये बोला गया है कि जो इंडिया में सेकेंड वेव जो आ रही है वो पहली वेव की तुलना में जो केसेज हैं वो काफ़ी इंक्रीज होकर के सामने आ रहे हैं। तो कोविड-19 के जो केसेज हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि हालांकि फर्स्ट वेव से कंपैरिजन अगर किया जाए इंडिया में, फर्स्ट वेव सितंबर 2020 के समय में हाईएस्ट पीक पर थी। उस समय जितने टेस्ट की संख्या होती थी उससे ज़्यादा टेस्ट इस समय कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आउटब्रेक हो रहा है उसके आधार पे जो टेस्ट है उनकी संख्या काफ़ी कम बताई जा रही है। कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर इंडिया का अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ में, और यहाँ पर इंडिया के जो स्टेट हैं जहाँ पर बहुत भयंकर आउटब्रेक देखने को मिल रहा है उन एरिया का भी यहाँ पर आपस में कंपैरिजन किया गया है। तो अगर इंडिया का अदर कंट्री के साथ में कंपैरिजन हम करें तो ये बोला गया है कि जो टेस्ट की संख्या है वो काफ़ी कम है। जितना आउटब्रेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में टेस्ट की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के स्टेट की, स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो टेस्ट की संख्या है वो कम है, लेकिन जितना आउटब्रेक हो रहा है ना उसके साइज के हिसाब से सफिशिएंट है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वहाँ पर टेस्ट बहुत संख्या में कंडक्ट हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो टेस्ट ही कम हो रहे हैं, लेकिन आउटब्रेक की वजह से जितना आउटब्रेक वहाँ कम हो रहा है आउटब्रेक कोविड-19 का, इसलिए वो टेस्ट ठीक ठाक है। लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जितना आउटब्रेक का जो साइज है ना उसके हिसाब से टेस्टिंग की संख्या, नंबर ऑफ टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इंसेंटिव्स फॉर सोलर एनर्जी सेक्टर। अभी देखो, यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक तरीके से क्या दिया है, पैसे दिए हैं, मनी दिया है, उनको इंसेंटिव दिया है कि ये जो स्कीम है, अब ये स्कीम किसके लिए है, वाइट गुड्स मतलब एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स एंड हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि आपको ये जो इंसेंटिव है ये दिए जाएंगे इन स्कीम्स को चलाने के लिए। मेन काम इस स्कीम का ये है कि जो हमने आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम विजन जो लॉन्च किया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसमें ये कोशिश की जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया में हो। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द PLI scheme is to make manufacturing in India globally competitive by removing sectoral liabilities, disabilities, creating economies of scale and ensuring efficiencies. It is designed to create complete component ecosystem in India and make India an integral part of the global supply chains, government said. गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या है कि वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका बेस्ट कंपटीटर के रूप में इंडिया सामने आए। इंडिया के प्रोडक्शन से जो चीज़ निकल करके आए उसको ना सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन कंज्यूम करे, बल्कि बाहर भी विदेशों में हम उसको जब सर्विस के रूप में भेजें तो लोग उनको पसंद करें। ये मेन टारगेट है आत्मनिर्भर भारत का, और उसी के तहत, उसी के बेसिस पर ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि हमारे इंडिया में हर एरिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। ये जो स्कीम है, इसके तहत ये जो स्कीम है वाज एक्सपेक्टेड टू लीड टू 10,000 मेगावाट ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ सोलर PV प्लांट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 7,200 करोड़ इन सोलर
फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। ये जितना खर्चा आने वाला है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि इस स्कीम से जो एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 30,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी 1.2 लाख लोगों को। तो एक तरीके से कोविड-19 की वजह से जो लोगों में जॉब एम्प्लॉयमेंट जो खत्म हो रहा है वो दोबारा से उसको इंक्रीज करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथ में पैसा जाएगा तभी हमारी इकोनॉमी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। तो ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि इन स्कीम को ना सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट कर पाएंगे बल्कि इंडिया का जो विजन है सेल्फ रिलायंट इंडिया, उस विजन को भी हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट मूविंग वेज टू बूस्ट यील्ड फ्रॉम पॉपी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो पॉपी मतलब अफीम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। उसका जो रोपिंग है, उसकी जो फसल है उसको इंक्रीज किया जा सके। और कॉमर्स प्रोडक्शन के लिए पॉपी से आप जब अफीम का उससे जो भी एक्सट्रैक्ट निकालते हो उसको प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर को डिसीजन लिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके। देखो ये जो अफीम है, पॉपी जो होती है, इसकी क्रॉप को इसलिए भी बूस्टअप किया जाता है क्योंकि मेडिकल पर्पज के लिए और इसके अलावा सेवरल कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मेडिकल पर्पज में इसका काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, चाइना इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग साइबर अटैक्स। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनसे जब ये बात पूछी गई कि इंडिया और चाइना के बारे में आप बेसिक जो कैपेबिलिटी डिफरेंशिएशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ अच्छी सी बात बताओ जिससे पता चले कि इंडिया और चाइना कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो साइबर अटैक्स हैं उनके लिए चाइना तैयार है। चाइना के पास में इतनी पावर है कि वो किसी भी देश का सिस्टम को ख़त्म कर सकता है। स्पेशली अगर हम इंडिया से करें तो इंडिया के जो लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है और साइबर अटैक को हमारे ऊपर लॉन्च कर सकता है। देखो पिछले साल अक्टूबर 2020 में मुंबई इलेक्ट्रिसिटी जो पावर बोर्ड है उसमें भी डिस्ट्रप्शन हो गया था। उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि ये जो साइबर अटैक हुआ था और उसी के तहत कोई मैनुअल गलती नहीं थी कि वहाँ का जो पावर प्रोजेक्ट है वो स्लो डाउन हो गया था या उसमें सप्लाई बंद हो गई थी। वो बोला गया कि चाइना के द्वारा साइबर अटैक किया गया इंडिया के उस सिस्टम के ऊपर और उसी की वजह से वो जो सब कुछ स्लो डाउन हुआ था। तो देखो इंडिया, अगर हम थोड़े दिनों से न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करते हैं तो हम ये समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का हर पॉइंट के ऊपर क्या विजन होता है। इसके लिए काफ़ी जो बिग डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की वो काफ़ी अवेयर हो गई है, वो काफ़ी जागरूक हो गई हैं कि इंडिया क्या सोचता है इस चीज़ के बारे में। तो साइबर अटैक के बारे में जैसे इंडिया टेररिज्म के बारे में यूएन में बोल चुका है कि टेररिज्म ना गुड टेररिज्म होता है ना बैड टेररिज्म, टेररिज्म होता है। तो अपना विजन क्लियर किया कि इंडिया देखो सपोर्ट नहीं करता है कभी भी टेररिज्म को। उसी तरीके से साइबर अटैक को लेकर के भी इंडिया को अपना विजन क्लियर करना होगा। देखो जो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ वॉर है उसमें तो देखो साइबर अटैक्स को अभी तक साइन नहीं किया गया क्योंकि जिस समय ये अटैक के वॉर से रिलेटेड जो रूल्स बने थे उस समय साइबर अटैक कुछ होता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो एक तो समय के साथ में जो पॉलिसी है उनमें चेंजेस होने चाहिए और उनमें चेंज कर करके जो नई परेशानियां हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी से जो नए वारफेयर इंक्रीज हो रहे हैं उनको भी उनमें वार के जो टर्म्स हैं उनमें इंक्लूड किया जाए। दूसरा, इंडिया अपना विजन क्लियर करे साइबर अटैक को लेकर के। इंडिया सबको बताए, जब भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया को मिलता है तो इंडिया उसमें अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है कि साइबर अटैक को भी इंडिया कभी भी सहन नहीं करेगा। जिस तरीके से अगर किसी थर्ड कंट्री की लैंड का यूज करके हमारे इंडिया के खिलाफ में साजिश की जाती है और वहाँ पर जो वहाँ की आर्मी नहीं, मतलब ऐसे लोग जो वहाँ की आर्मी से रिलेटेड नहीं है, मतलब आतंकवादी लोग, और अगर इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं तो इंडिया उनके ऊपर समय से पहले भी अटैक काउंटर अटैक कर सकती है। ये इंडिया का स्टैंड रहा है हमेशा इसके लेकर के, जब आतंकवादी इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं उसको लेकर के। तो यही इंडिया का विजन होना चाहिए साइबर अटैक को लेकर के कि देखो अगर हमें पता भी चलता है कि हम साइबर अटैक हमारे ऊपर होने वाला है तो हम उसका काउंटर अटैक करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, PM टू लॉन्च वेसल फॉर द सेशेल्स। सेशेल्स एक इंडो पैसिफिक जो रीजन है, सॉरी इंडियन ओशन जो रीजन है, वहाँ पर एक
आइलैंड कंट्री है सेशेल्स, और वहाँ के लिए इंडिया ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वेसल गिफ्ट की है, ताकि जो सेशेल्स जो कोस्ट गार्ड है वो अच्छे से अपने एरिया की पेट्रोलिंग कर सके और इस वेसल का यूज कर सके। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया ने ऐसे कुछ वेसल्स गिफ्ट की है सेशेल्स को। 2005 में, 2014 में, 2016 में सेम इसी तरीके की जो वेसल्स हैं उन्होंने गिफ्ट की थी। देखो, इंडिया का मेन विजन और मेन पॉलिसी ये है कि इंडियन ओशन रीजन में जो जो आइलैंड कंट्री हैं उनके ऊपर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बनाए। स्पेशली यहाँ पर जो पायरेसी या फिर चाइना जिस तरीके से इंक्रीज करने की अपनी पावर यहाँ पर कोशिश कर रहा है, इसीलिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि काउंटर करने के लिए इसको, चाइना को, इन एरिया में जो भी कंट्री है, जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाया जाए। सेशेल्स को मैप में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका के ईस्ट वाले पार्ट में ये मेडागास्कर है, यहाँ पर कोमोरोस है, और ये है रियूनियन, मतलब रियूनियन फ्रेंच टेरिटरी है, और यहाँ पर है सेशेल्स। तो इसको दिया है ताकि इस एरिया की सुरक्षा कर सके सेशेल्स के जो कोस्ट गार्ड है वो। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। रूहानी सेज वियना टॉक्स ओपन न्यू चैप्टर। रूहानी, ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर हसन रूहानी, उन्होंने बोला है कि यूएस जिस तरीके से P5+1 ट्रीटी के ऊपर वापस आ रहा है, तो इस तरीके से ये लगता है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे धीरे धीरे, और जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर यूएस वापस आएगा। तो मिस्टर रूहानी ने ये बात क्लियर की है कि वियना में जो टॉक्स स्टार्ट हुई हैं ईरान के बीच में और यूएस के बीच में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट न्यूज, ऑल अडल्ट्स इन यूएस एलिजिबल फॉर वैक्सीन फ्रॉम अप्रैल 19 अप्रैल से यूएस में जो सभी एडल्ट्स हैं उनको कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी, ताकि कोरोना वायरस को लेकर के जो अवेयरनेस है, जो लोगों में डर है, उसको ख़त्म किया जा सके। ईरानियन शिप अटैक्ड इन रेड सी, रिपोर्ट से इट वाज इजराइल पेबैक। ईरान की एक फाइटर वेसल, उसने अटैक कर दिया है रेड सी में, एक एक्सप्लोजन कर दिया है, और इसमें यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने जो अटैक किया था उसको काउंटर करने के लिए ये अटैक किया गया है। पास्ट में जो ईरानियन स्ट्राइक्स ऑन इट्स वेसल्स, इजराइल के द्वारा शिप्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अटैक किया गया, इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए जो ईरान की वेसल है उसने भी एक्सप्लोजन किया है रेड सी में। हम मैप देख लेते हैं। देखो, ये अफ्रीका है, ये है वेस्ट एशिया, यहाँ पर है यमन, और ये है रेड सी, ये है स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर ईरानियन कंट्री ने जो वेसल है उसने एक्सप्लोजन किया है। नेक्स्ट न्यूज, रशिया टू सप्लाई मिलिट्री गियर टू पाकिस्तान। देखो, अभी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले इंडिया की विजिट पर आए और फिर गए हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जाकर के उन दोनों देशों के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि दोनों देश मिलकर के जो टेररिज्म है उसके खिलाफ फाइट करेंगे और अपने जो टाइज है उनको बूस्टअप करेंगे, ताकि दोनों देश अच्छे से मिलकर के क्या कर सके, फाइट कर सके अगेंस्ट टेरर। इसके अलावा उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भी होल्डिंग की। रशिया ने बोला है कि मिलिट्री जो वेपन्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को और भी चीज़ों में उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बोला कि काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जैसे एक गैस पाइपलाइन कराची और लाहौर के बीच में। तो रशिया ने बोला कि इसमें इन्वेस्ट रशिया करेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि कोविड-19 की जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है रशिया की, वो उसकी भी 5 मिलियन डोज दी जाएंगी पाकिस्तान को। और यहाँ पर जो रेलवेज हैं, जिस तरीके की पाकिस्तान ये चाहता है कि जिस तरीके का रेलवे सिस्टम और एनर्जी सेक्टर सिस्टम कहाँ है, रशिया में है, सेम इसी तरीके का रशिया जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सके। तो ये सारी विजिट में ये सारी चीज़ें सामने देख करके आई हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, बिजनेस पेज से है। आरबीआई ने डिसीजन लिया है, आरबीआई एक्सटेंड्स फ्रेश सपोर्ट ऑफ 50,000 करोड़ टू नाबार्ड अदर्स। देखो,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लियर किया है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट रहा उसको कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए आरबीआई ये कोशिश कर रहा है कि जो भी इंडिया के मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उन मेजर इंस्टीट्यूट को इंडिया का जो आरबीआई है वो पैसा देगा ताकि उनका इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके और इस पेंडेमिक के समय में उनका जो इम्पैक्ट हुआ है उसको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके और उनको एक तरीके से एड दी जा सके। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 22 में जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको 50,000 करोड़ की फ्रेश सपोर्ट दी जाएगी आरबीआई के द्वारा। जैसे नाबार्ड जो है उसको 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एग्रीकल्चर और एलिड जो एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा रूरल नॉन फार्म सेक्टर, इन सब में ये काम कर सके। नेशनल हाउसिंग बैंक है उसको 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो सपोर्ट कर सके हाउसिंग सेक्टर को। इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंडिंग करने के लिए जो एरिया है उसको 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिए जाएंगे। और भी चीज़ें हैं और भी जो इंस्टीट्यूट है उन पर कोविड-19 का पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए काम किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो देखो, अगर हम नाबार्ड के बारे में बेसिक फैक्ट देखें तो 1982 में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।